नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जियो टेक में। आज मैं आप सभी के लाया हूँ भारत में जो हमारे प्रमुख भैया ऊर्जा के संसाधन है, तो उसके ऊपर मैं आज आप सभी के लिए वीडियो लाया हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उसके साथ साथ आप उसको शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है भारत में ऊर्जा के मुख्य संसाधन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है। तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है ना। तो ये यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है। तो भैया एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक भैया मिलता जुलता है, वो है भैया आपका एनएचपीसी। तो ये जो आपका है एनएचपीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन। ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन। और ये जो आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रो, ये बेसिकली जो आपकी नदी घाटी परियोजना जो होता है, बेसिकली ये उसी पर ही वर्क करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1976, जून 1976, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के जस्ट एक साल के बाद इसकी स्थापना हुई थी, जो था आपका एनएचपीसी। तो सिर्फ आपको कोई एक आप याद कर लो, चाहे तो आप एनटीपीसी याद कर लो या फिर एनएचपीसी याद कर लो, और सिर्फ एक आप डिफरेंस याद रखो कि एक साल का डिफरेंस है। अगर आप एनटीपीसी याद करते हैं तो एक साल बाद है, और अगर आप एनएचपीसी याद करते हैं तो एक साल पहले है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका एईसी। एईसी का पूरा नाम क्या है। तो ये है आपका एटॉमिक एनर्जी मिशन है, परमाणु ऊर्जा आयोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम के तुरंत बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। तो वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देन हमारा आता है अगला पॉइंट कि डीएसी क्या है। तो डीएसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। तो डीएसी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। ठीक है, डीएसी डैक है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, यानी कि जस्ट 6 साल बाद। पहले आपका बना था एईसी एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, आपका कमीशन, जिसको बोला हमने परमाणु ऊर्जा आयोग। उसके बाद हमारा बना डीएसी, जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये बना 1954 में। अगला आता है कि कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो भैया जो गैर परंपरागत स्रोत है, जो हमारा एनर्जी का स्रोत है, वो है हमारा बायोगैस है। क्योंकि बायोगैस जो है इसको हम पूरी तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करते हैं। तो ठीक है, अगला आता है कि किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है। वो है भैया सौर ऊर्जा, क्योंकि ये हमें सीधे सीधे सूर्य से ही मिल जाती है और इसमें बहुत कम वायु प्रदूषण होता है। सबसे कम होता है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब 1 या फिर 2% अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होता। ठीक है, अगला आता है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा आपको किससे प्राप्त होती है। तो वो है भैया आपको ताप विद्युत से मिलती है, थर्मल एनर्जी जो है वहीं से मिलती है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अगला भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहर ऊर्जा परियोजना जो है, ये अक्सर सीधे सीधे यही क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की प्रथम लहर परियोजना कहाँ है। तो वो है आपके त्रिवेंद्रम के पास है। देखिए कभी कभी ऑप्शन में आता है त्रिवेंद्रम आता है, और या फिर कभी कभी ये आपका सीधे सीधे नाम आ जाता है, वो जो है आपको नाम आपका विजिनजाम है। तो विजिनजाम त्रिवेंद्रम आपको दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो है भैया लहर कहाँ पे है, लहर है भैया विजिनजाम। ठीक है, अगला आता है आपका काकरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है। तो भैया देखो काकरा है,
काकरा है और वो भी भैया पार कर गया है। तो अब देखो तो इसको याद करने का तरीका गुजरात में है, गुजरात के पास है भैया कच्छ का रण है। वो भैया अगर देखा जाए तो एक तरह से रेगिस्तान है, और फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या क्या पाए जाते हैं भैया, केकड़े पाए जाते हैं भैया। केकड़े तो होते ही है ना रेत पे, और फिर जब भैया केकड़ा जब पार करेगा तो फिर कहाँ पार किया है, तो उसने किया है गुजरात में। और अगर हम ये देखना चाहें कि भैया पार करना, तो पार करना एक तरह से देखा जाए तो वो भैया गुजरना भी होता है। तो भैया गुजरा और पार किए, तो ये सिर्फ ट्रिक है ताकि आपको याद रहे, तो वो आप याद कर लो कि भैया काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है और ये कब शुरू हुआ? तो पहला रिएक्टर जो है वो आपका शुरू हुआ था 1956 में शुरू हुआ था, जो है अप्सरा। अप्सरा है, अप्सरा सबसे पहले शुरू हुआ, और कब हुआ? तो वो हुआ है 1956 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, अक्सर कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला है आपका शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? शून्य ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, तो वो है आपका जर्लीना है। जर्लीना, ये नाम आप सीधे सीधे याद रखिए, अक्सर यही सीधे सीधे एग्जाम में आता है। तो कौन है शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल? वो है आपका जर्लीना। ठीक है, अगला आता है कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है रिएक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला न्यूट्रॉन है कामिनी, और ये कब आया था? 1988 में आया था। कामिनी 1988 में आया। ठीक है, अब देखो भारत में अगर हम देखते हैं कि भैया परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब शुरू होता है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू होता है 1969 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 1969 में शुरू होता है। ओके, अगला आता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो 1969 में ही। अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको जब फेमस अवार्ड्स पढ़ाए थे, तो जब उसमें आया था आपके पास अर्थशास्त्र का, तो मैंने उसमें 1969 में वही प्रमुख घटनाएं बताई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि तारापुर जो आपका परमाणु केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तो वो मैंने बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने जो है 1969 के बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई हैं जो कि उस समय घटित हुई थी। तो वो आपको उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है भैया तारापुर कहाँ पे? तो ये भी याद रखो कि महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि तारापुर जो कि भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन भैया था, तो वो कब हुआ? तो वो 1969 में हुआ, और कहाँ से है? तो वो है महाराष्ट्र में। रावत भाटा की अगर बात करते हैं, तो रावत भाटा है कहाँ पे? तो भैया है वो राजस्थान में। ठीक है, कैगा, कैगा इम्पोर्टेंट है। कैगा, कैगा तो हालांकि याद करना भी सिंपल है, के फॉर कैगा, के फॉर कर्नाटक। तो ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अगला आता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं जो कि वर्किंग में हैं? तो परमाणु रिएक्टर वर्तमान में है 20, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है कि भारत के परमाणु रिएक्टर में कितने मेगावाट भैया बिजली पैदा होती? तो अभी तक होती है 4780 होती है, 4780 मेगावाट भैया विद्युत अभी तक पैदा होती है। ठीक है, भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितना प्रतिशत? अब देखो जो आपकी परमाणु ऊर्जा है वो देश का जो भैया कुल उत्पादन है विद्युत का, उसका सिर्फ ये 3% है। बाकी 97% जो है अलग दूसरे माध्यमों से उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो भूतापीय जो है आपका थर्मल रिएक्टर वो है आपका हिमाचल में है। ठीक है, अगला आता है कि चूखा, चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? ये इंपॉर्टेंट है, ये है भैया भूटान और भारत के बीच में है। तो भूटान और भारत के बीच में है चूखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है तथा किस नदी पर है? तो प्रथम जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया कावेरी नदी पर है। और ये कौन सी है? तो वो है आपकी शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे है, और ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला है भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जब देखो अधोभूमिक यानी कि जो कि भैया भूमि के अंदर है ना, तो ये वही है जो कि हमारी भैया है हिमाचल प्रदेश में
ये बेसिकली भूतापीय वाला ही है भैया, ठीक है ना। तो ये है आपका औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना हिमाचल में, ठीक है। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो भारत में सबसे पहली भैया विद्युत की आपूर्ति दार्जिलिंग में हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो भारत में पहली विद्युत आपूर्ति दार्जिलिंग में हुई थी। अगला आता है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा में भारत का 5वां स्थान है पवन ऊर्जा में, ठीक है। अगला आता है कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती? तो लगभग 67% है ये आंकड़ा। आपको याद रखना है कि 67% जो है वो आप जो भी आपका वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन होगा वो कोयले से होगा, ठीक है, 67%, ठीक है। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट है भैया। ओबरा शहर जो है वो वहाँ पर हमारा थर्मल प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओबरा शहर जो है वो थर्मल प्लांट के लिए फेमस है। अगला आता है भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये भैया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे है? तो वो है आपका मणिकर्ण में, मणिकर्ण में है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला आता है कि देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का कितना योगदान है? तो देखिए ताप विद्युत में हो गया 70%, ठीक है। 3% हो गया परमाणु में, 73% भी हो गया, बाकी बचे आपके 27%। तो 27% बाकी जो भी आपके रेस्ट होते हैं उन माध्यम से, तो ताप विद्युत 70%। अगला आता है कि जो आपका तलचर और जो आपका इन्नौर है वो किस लिए है? तो ये जो आपका तलचर और इन्नौर है ये आपका तापीय शक्ति संयंत्र के लिए है, और ये दोनों के दोनों भैया असम में है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। अगला आता है कि मुंद्रा जो आपका है अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना वो कहाँ है? तो मुंद्रा भैया गुजरात में है, मुंद्रा गुजरात में आता है, ठीक है। अगला आता है कि जो आपका एनटीपीसी का जो आपका सिंगरौली जो आपका विभाग है वो कहाँ पे? तो भैया सिंगरौली एनटीपीसी है यूपी में, एनटीपीसी सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लोकटक शक्ति परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। लोकटक अक्सर अभी आता है आपके एग्जाम्स में, तो इसमें 4 ऑप्शन बेसिकली जो आपके 7 सिस्टर्स हैं जो आपके स्टेट्स हैं वही होते हैं। तो अक्सर उसमें भैया कंफ्यूजन हो जाता है कि मणिपुर और नागालैंड में, लेकिन ये मणिपुर में है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लोकटक है मणिपुर में। अगला आता है टनकपुर कहाँ है? तो भैया टनकपुर उत्तराखंड में है, टनकपुर उत्तराखंड में है। ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन जब भैया उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से सन 2000 में, तो उसके बाद ये भैया चला जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला आता है कि भैया उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर है? तो वो है भैया जल विद्युत ऊर्जा पर। उत्तराखंड की जो भी भैया ऊर्जा का उत्पादन होता है वो पूर्णतया जल विद्युत ऊर्जा पर ही निर्भर है, ठीक है। बार्क का देखिए, बार्क इंपॉर्टेंट आ जाता है। बार्क इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और ये इसका पूरा फॉर्म क्या है? तो वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ? ट्रॉम्बे में है, ना कि बॉम्बे में, इसलिए इसको नाम आपको याद रखना है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब जो आपका परमाणु शोध है तो उसके जो आपका इंदिरा गांधी केंद्र बनाया गया था वो कब और कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था 1971 में, और कहाँ पे बनाया गया था? कलपक्कम में। और ये कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम है चेन्नई में। परमाणु शोध के लिए इंदिरा गांधी केंद्र। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास और भी आ गया कि इंदिरा गांधी केंद्र में क्या होता है? तो वहाँ पे होता है परमाणु शोध होता है, और इसकी स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुई थी, ठीक है। अगला आता है कि भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है, और यह कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो भैया ये पूरे विश्व में 11वें नंबर में है, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ये पूरे विश्व के 2.4% ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन करता है? तो भैया चाइना भी है उसमें आगे, है ना। तो चाइना को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है कि विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया उपभोक्ता में, कंज्यूमिंग में है 6ठा, लेकिन भैया प्रोडक्शन में है 11वां, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है? देखो यहाँ पर कितना प्रोडक्शन कर रहा था 2.4, लेकिन यहाँ पर कितना कंज्यूम कर रहा है? तो वो कर रहा है 3.7, ठीक है।
ये याद रखोगे। भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत है? तो ऊर्जा की विकास दर है 3.6%। ये मैं आपको अभी एक बार जब मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ था मिसलिनियस का, उसमें मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ था कि 3.7% और 3.6%, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में ऊर्जा की विकास दर 3.6% है, लेकिन भारत पूरे विश्व का कितने प्रतिशत तो करता है कंज्यूम? वो करता है 3.7%। और कितना ना ज़्यादा वो भैया करता है प्रोडक्शन? वो करता है 2.4%। और ये इसका कौन सा ऐसा स्थान है प्रोडक्शन में? तो वो है 11वां, और कंज्यूमिंग में छठे नंबर पे, ठीक है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है? देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये है तीसरा है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन तब भी मैंने इसको इस वीडियो में रखा हुआ है ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। भारत में कोयले के उत्पादन का कितने % से भी अधिक गैर कोकारी कोयले का उत्पादन होता है? तो भैया वो होता है 90%। ये भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो भैया कोयले की सर्वाधिक खपत होती है विद्युत उत्पादन में, ठीक है। अब भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्तियों करता है? वो करता है भैया म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये यहाँ से मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ। और जिन लोगों ने वो मान लिया वीडियो नहीं देखा है, तो वो जो है अगर चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। भारत में अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात होता है? तो जो आपका भैया कुकिंग कोयला है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, ठीक है। भारत में जो आपका भैया कुल संचित भंडार है उसमें कितने % कोयला गोंडवाना काल का है? देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से आपको तो उस दिन डिस्कस किया था कि जो आपका भैया गोंडवाना काल है वो क्या है, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने % गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? देखो भारत में जो आपका सिंचित है वो है 96%, और लेकिन जो हम भैया करते हैं उसका निकालते हैं जो वो निकलता है 98%, जो हमारा पूरा टोटल आता प्रोडक्शन उसमें से, ठीक है भैया। ये भैया किस प्रकार का है कोयला जो कि गोंडवाना काल से होता है? तो ये आपका है बिटुमिनस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये उसके एक भैया नाम है, ठीक है। अगला आता है कि कोयला उत्पादन में अग्रणी कौन से हैं? 5 राज्य। तो पहले नंबर पे झारखंड है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवे में है आंध्र प्रदेश। ये मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। तो देखो झारखंड में लोहा और कोयला ये दो चीजें प्रचुर मात्रा में होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। असम में पहली बार 1835 में पेट्रोलियम किस क्षेत्र से मिला था? तो ये मिला था आपको माकूम से। असम में जो है सबसे पहले तेल मिला था, कहाँ पे मिला था? वो मिला था माकूम में। और कब मिला था? 1835 में मिला था, जब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी और शासन कर रही थी तब, है ना। अगला आता है कि असम में वास्तविक उत्पादन कार्य तो 1890 से देखो शुरू होता है। कहाँ पे होता है? तो वो है भैया डिगबोई। यहाँ पर भैया एक हमारा वो भी है ना, तेल संयंत्र भी लगा हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है कि भैया डिगबोई कहाँ पे? वो है असम में। अगला आता है कि असम में नाहर कटिया तथा होंगरी जान मोरान क्षेत्र का ये जो है भैया तेल पाइपलाइन ये कहाँ भैया जाता है? ये भैया जाता है बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? तो एक नून जगह है और एक बरौनी जगह है, तो ये 2 जगह जाता है। नून तथा बरौनी बिहार में जाएगा। कहाँ से? नाहरकटिया और हुंगरी जान मोरान क्षेत्र से जो भैया इनका तेल निकलता है असम का, ठीक है। अब कुछ भैया जो है आपके प्राकृतिक गैसों के भैया भंडार हैं भारत में, तो उनके भी नाम हमको पता होने चाहिए, तो आइए वो देख लेते हैं। पहला है आपका भैया खंभात की खाड़ी, ये है गुजरात में। दूसरा है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी गुजरात में है, ठीक है। तो ये 2 हो गए भैया आपके गुजरात के, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर हम आते हैं तो वो है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, बॉम्बे हाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोरा, जो कि अभी मैंने बताया था, मोरा और नारकटिया यहाँ से कहाँ जा रहा था? बिहार में जा रहा था कभी। और बिहार में कहाँ पे? तो था एक आपका था नूनी और दूसरा था बरौनी, ठीक है। अगला है आपका नामटिक नियाओ पंग और लापटांग पंग। अब देखो जैसा कि नाम है पंग और अंग और आ रहा है, तो ये बेसिकली आपको
इसके नाम से लग रहा होगा कि ये भैया चाइना का टाइप का नाम है। तो भैया भारत का कौन सा हिस्सा है जिस पर भैया जिस पर चाइना कहता है कि हमारा अधिकार है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आप इन नामों से याद कर सकते हैं, ठीक है। बारामूला की अगर हम बात करते हैं तो बारामूला आप देखो, एक है बारामूला और एक है बारामूला, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बारामूला की बात करते हैं तो वो आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर हम बारामूला की बात करते हैं तो वो है भैया त्रिपुरा में। तो इस नाम को तो जरूर याद रखना, ये कंफ्यूजन होगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है बारामूला श्रेणी तो ये इसमें एक ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर भी होगा, और अक्सर हम लोग वही लगा देते हैं। तो इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अगला है कांगड़ा। भैया कांगड़ा देवी तो सबको पता है कि हिमाचल में है, तो हिमाचल याद कर लो। फिरोजपुर पंजाब में है। मिदनापुर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर भैया पश्चिम बंगाल में जो है बहुत अच्छा भंडारण है यहाँ पर प्राकृतिक गैसों का, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका नौसर तथा मुरादपुर। तो नौसर मुरादपुर आता है तमिलनाडु में, और ये है आपका तंजावर और आपका चिंगलपेट, ये है तमिलनाडु में। ये कुछ नाम है जो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमारा प्राकृतिक ऊर्जा का संचरण, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि भैया जो आपका अंकलेश्वर है, अभी मैंने बताया कि अंकलेश्वर कहाँ है, तो वो है गुजरात में। दूसरा गुजरात का जो आपका है भैया मेन आपका प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है आपका खंभात पहाड़ी बेसिकली जानते हैं। तो खंभात कहाँ पे है, वो है गुजरात में, और यहाँ पे भैया दूसरा तेल का मतलब जो है बहुत अच्छा क्षेत्र है, ठीक है। अगला आता है कि जो आपका कृष्णा तथा गोदावरी नदी के जो आपके तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी भैया प्राकृतिक गैसों के जो है विशाल भंडार की मतलब खोज की गई है। तो वो किसने की है, वो किए है RIL ने, रिलायंस इंडस्ट्रियल, ठीक है। अगला आता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है, तो वो आपके 3 जगह हैं, एक है राखा, एक है लक्ष्मी और एक है गौरी। ये नाम तो आपको याद रखने हैं, राखा, लक्ष्मी, गौरी, ये इम्पोर्टेंट है। अगला आता है कि भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का कितना योगदान है, तो वो है 9 से 10%। अब देखो एक बार फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि परमाणु ऊर्जा का 3% है, ठीक है। जल विद्युत का 70% है, और 9 से 10% आपका प्राकृतिक गैस का है। बाकी धीरे धीरे जो भी आपका पेट्रोलियम उत्पाद और बाकी जो उत्पादन है वो सब यूज होता है, ठीक है। भारत में जो है अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम भैया आयात करता है, तो भारत 70% जो उसकी है नीड है वो मंगाता है बाहर से, और बाकी 30% जो उसके यहाँ पे जो है उसके तेल संयंत्र उनको यूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की, तो वो की है 2009 में। UPA की सरकार थी, और कब की थी, तो 11 जनवरी 2009 को इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। क्या नाम है भैया इसका, ये है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। और ये क्या काम करेगा, ये करेगा सौर ऊर्जा का दोहन करेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स जो कि भारत के ऊर्जा संसाधनों के विषय में थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा वीडियो और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कमेंट आप करना चाहें या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22 uacademy22 मेरा लिंक ऐड है फेसबुक पे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।